Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today we're going to discuss on CUSAT paper 2021 that came in the previous year questions discussion. So here we will discussing about the environmental science section, that is the subject code is PGQ332. Okay, so ये जो लेक्चर 7 होने वाला है हम इसमें इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि पार्ट बी वाले सेक्शन में आ रखा था और हमारे रेगुलर क्लासेस इज गोइंग ऑन सो एनीबडी दैट इज applying for our coming CUCET exam for 2020 paper related to environmental science, so they can join our regular classes that is going on now. So let us begin the lecture and finish our more questions that came in the paper. So the first question you are seeing here, it is asking which of the following is not a major source of methane? ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि मीथेन का मेजर सोर्स नहीं है? ओके, सो मीथेन हमको क्या पता है, CH4 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहली बात तो ये है। तो यहाँ पे वो सबसे पहले पूछता है कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है लैंडफिल साइट, ये डेफिनेटली मीथेन का सोर्स होगा। क्यों होगा, पढ़ते हैं। सपोज करो कि आप when a MSW क्या होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, मतलब आपके म्यूनिसिपैलिटी में अगर कोई सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है और उसको फर्स्ट टाइम डिपॉजिट कर रहे हो लैंडफिल साइट में, तो क्या होता है कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन क्रिएट होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्रिएट होगा जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट में CH4 कम आउट होगा फर्स्ट स्टेज में। ये फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। जब आप MSW को क्या करोगे, आप लैंडफिल साइड में क्या करोगे, बरी करोगे। ओके, तो उसमें से क्या होगा, MSW को जब आप बरी करोगे तो आपका ये लिटिल अमाउंट ऑफ CH4 पैदा होगा। सेकेंड स्टेज पे क्या होता है कि बहुत दिनों बाद, जो कि लेस देन 1 ईयर होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसमें एनारोबिक कंडीशंस ज़्यादा बढ़ेगा और उसके वजह से क्या होगा कि जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। किसको, हमारे वेस्ट को बहुत तेजी से डिकम्पोज करेंगे। तो उसके बाद जो जनरेट होगा हाई अमाउंट ऑफ CH4 जनरेट होगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेज पे आपका लिटिल CH4 कम आउट हो रहा है, सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है कि हाई अमाउंट ऑफ CH4 जनरेट हो रहा है। Then coming to that second option, देखो सेकंड ऑप्शन ही आंसर है, बिकॉज माउंटेन रिवर्स में मीथेन का आना नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल द माउंटेन रिवर्स कैन गेट मीथेन, कोई सोर्स नहीं है मीथेन का। ओके, क्योंकि मीथेन तभी प्रोड्यूस होता है ऐसे जगह से जहाँ पे कोई बायोलॉजिकल वेस्ट की बात चल रही है, उस जगह में प्रोड्यूस होता है। या तो कोई ऐसा जगह जहाँ पे कोई क्रॉप्स वगैरह हो, या कोई ऐसा लैंड जहाँ पे तुम्हारा बेसिकली प्लांट स्पीसीज का डेड फाउंड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। ओके, तो अगर हम बात करें सेकंड वाला, थर्ड वाला जो है, ये हमारा राइस फील्ड, ये भी आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी मीथेन प्रोड्यूसिंग होगा, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ आवर ऑर्गेनिक मटेरियल व्हेन फ्लडेड राइस फील्ड, फ्लडेड राइस फील्ड मतलब उसमें अपने उसको अभी इरिगेशन किया है, इरिगेशन, इरिगेटेड राइस फील्ड, इरिगेटेड राइस फील्ड की बात चल रही है। इरिगेटेड राइस फील्ड प्रोड्यूस CH4, okay, which escapes to the atmosphere primarily by diffuse transport through rice plants। ठीक है, डिफ्यूज ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी वजह से वो तुम्हारा क्या CH4 जो है वो प्रोड्यूस होता है इरिगेटेड लैंडफील्ड्स में। ओके, देन कमिंग टू वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होता है, वेटलैंड्स आर एक्चुअली द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मीथेन। ठीक है, ये कितना प्रोड्यूस करता है, 167 टेराग्राम, टेराग्राम। ठीक है, 167 टेराग्राम ऑफ CH4 इज प्रोड्यूस्ड पर ईयर। ठीक है, वेटलैंड जो होता है लार्जेस्ट होता है क्योंकि वो मार्शी लैंड है, तो मार्शी लैंड्स पे मीथेन का होना 100% प्रोबेबिलिटी है। अदर सोर्सेज क्या है, तुम्हारे ऑयल एंड नेचुरल रिफाइनरीज वगैरह होंगे, कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज होगा, और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं जो कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं।
तो योर आंसर वाज माउंटेन रिवर, बट बाकी में क्या प्रोसेस चल रहा है यू शुड नो इट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ मेजरिंग ए प्लांट कम्युनिटी। तो प्लांट कम्युनिटी को मेजर करने के लिए इनमें से कौन है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? आइए चलते हैं पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है फिजियोगनोमी, फिर आता है फेनोलॉजी, थर्ड में आता है स्ट्रैटिफिकेशन, फोर्थ में आता है एबंडेंस, फिफ्थ में आता है सोशियलिटी, डी में आता है तुम्हारा, फिर उसके बाद तुम्हारा ई हो गया, एफ हो गया, उसके बाद आता है कंपोजिशन, उसके बाद आता है वाइटलिटी, ठीक है, फिर आता है विगर, फिर आता है तुम्हारा लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, अब ये तो समझ में आ रहा है। लाइफ फॉर्म्स होता है लाइफ फॉर्म्स का ग्रोथ, लाइफ फॉर्म्स के ग्रोथ को हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। इसमें कंपोजिशन भी है, तो हम देख सकते हैं जो एफ वाला पॉइंट है वो है कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन किस चीज का होगा? स्पीसीज का ही होगा। ठीक है, तो स्पीसीज का कंपोजिशन वाज द आंसर होगा ही होगा। इसमें ए नहीं है तो ऑप्शन 2 जो है वो कट आउट हो गया, ऑप्शन 3 भी कट आउट हो गया क्योंकि इसमें ए नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन आप काट दियो, एलिमिनेट कर दियो, 2 एंड 3 आर कट आउट बिकॉज दिस इज नॉट द आंसर। थर्ड आता है स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट जो है आप देखो स्ट्रैटिफिकेशन। सेकंड तो डेंसिटी, डेंसिटी जो होगा वो तो क्वांटिटेटिव होगा। ठीक है, और लीफ बायोमास भी क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा, ये भी क्वांटिटेटिव होगा क्योंकि लीफ साइज ही तुम्हारा बायोमास जो लिटर वगैरह होता है वो सब जनरेट करता है। ओके, सो दीज आर क्वांटिटेटिव, सो इट इज नॉट एनी आंसर, ये आंसर नहीं है। पर स्ट्रैटिफिकेशन आप देख सकते हो, स्ट्रैटिफिकेशन वाज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट वाज दिस इज द आंसर। तो इनमें से ई भी आंसर नहीं था क्योंकि यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव है था, तो इसको भी कट आउट करके आपका ऑप्शन बचता था ए एंड सी, तो क्या आपका आंसर है। ओके, गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट अर्थ derived building materials such as bricks, concrete and tiles can be the source of which of the following indoor air pollutants? ये क्वेश्चन उसने पूछा है। देखो, इंडोर पोल्यूटेंट्स में ये सारे तो हैं ही, ओजोन भी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और रेडन होगा, बट इसने पूछा है स्पेसिफिकली कि ब्रिक्स और कॉन्क्रीट टाइल्स से कौन सा निकलता है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडोर एयर पोल्यूटेंट जो है ये आप याद रखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूटेंट है, दैट इज रेडन गैस। रेडन गैस इज ए काइंड ऑफ है एयर पोल्यूटेंट दैट इज इंडोर वन। ठीक है, तो ये रेडन कैसे इमिट होता है? रेडन इज इमिटेड फ्रॉम द बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल से निकलता है, ब्रिक्स से निकलता है, कंक्रीट से निकलता है, टाइल से निकलता है, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द सॉइल कंटेनिंग रेडियम रेडन। मतलब अगर सॉइल में रेडियम रेडन होगा, ठीक है, देन ओनली क्या होगा आपका, वो प्रोड्यूस करेगा क्या, आपका रिलीज करेगा, किसको? आपका रिलीज करेगा रेडन गैस को। ठीक है, और वो ब्रिक्स में डिपॉजिट हो जाएगा। कंफर्म? ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, सो लेट अस गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखो ये जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इजी। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आंसर्स बड़े अच्छे से आना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी है। अगर बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एक तरीके से एसेसमेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो एसेसमेंट रीजनिंग का तो कहानी आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। बट एसेसमेंट में पूछ क्या रहा है कि आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ओके, देन इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ये चीज पूछा है, दो चीजें पूछा है। एसर्शन में आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बोला है, और रीजनिंग में बोला है कि इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर।
ओके, तो ये डेफिनेटली ट्रू है। और आर जो है एक्सप्लेनेशन है तुम्हारा 1 का, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है देखो, ice floats over the water because water molecules expands on freezing। देखो वाटर मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड करेगा, ठीक है, एक्सपैंड करेगा ऑन फ्रीजिंग। क्लियर, फ्रीज करोगे तो एक्सपैंड करता है एंड फॉर्म एन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो ओपन ऐसे एक्सपैंड करके अगर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर वो बनाएगा, ठीक है, ऐसे बनाएगा तो आपका क्या होगा, उसका जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। कोई भी चीज अगर एक्सपैंड करती है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो डेफिनेटली जो इसका आंसर है दैट इज ड्यू टू डिक्रीज, डिक्रीज इन द डेंसिटी ड्यू टू व्हाट, फ्रीजिंग कंडीशंस, जहां पे वाटर मॉलिक्यूल एक्सपैंड कर जाता है, इस वजह से उस पे क्या, उसे डेल गैस डेंस हो जाता है और उसके ऊपर तुम्हारा क्या आइस जो है वो आराम से फ्लोट कर पा रहा है वाटर पे, ठीक है। फ्रीजिंग कंडीशन में वो एक्सपैंड कर जा रहा है, एक्सपैंड करने की वजह से वो लेस डेंस हो जा रहा है। क्लियर है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ईयरली सक्सेशनल प्लांट कम्युनिटीज। ओके, सो ईयरली सक्सेशनल प्लांट कम्युनिटी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो ईयरली सक्सेशनल प्लांट्स टेंड टू हैव ए हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसका हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन होता है। हाई रेट्स ऑफ रिसोर्स अपटेक, बहुत ज्यादा वो रिसोर्स का अपटेक करते हैं। एंड हाई लाइट कंपेंसेशन पॉइंट, ठीक है, कि जहां से क्या होता है कि तुम्हारा बहुत सारा क्या ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी प्लांट स्पीसीज की, अगर वो ईयरली सक्सेशनल स्टेजेस में है। तो डेफिनेटली वो क्या बनाएगा, कॉलोनी बनाएगा। तो कॉलोनाइजर तो होगा ही होगा। रैपिड ग्रोथ भी हो रहा है, रिसोर्स बहुत तेजी से अपटेक कर रहा है, रैपिड ग्रोथ होगा। फिर क्या है कि शॉर्ट लाइफ स्पैन, डेफिनेटली शॉर्ट लाइफ स्पैन इसीलिए होगा क्योंकि वो एडवर्स क्लाइमेटिक इफेक्ट से जल्दी वो एक्वेंट हो जाएगा और उसकी डेथ होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, इतना समझ में आया। बट दे आर कंपिटिटर्स, वो लोग उस समय पे कंपिटिटर्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास एनफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होता है और हाई अपटेक ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से वो लोग उतने कंपिटिटर्स नहीं होते हैं। तो कंपिटिटर इज नॉट एन आंसर बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि शुरू के स्टेजेस में तो सब में इक्वली खाना बढ़ रहा होता है, उस समय पे कोई स्ट्रॉन्गर और कोई कमजोर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपिटिटर होने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में भी और सीयूसेट के एग्जाम में भी, तो ध्यान रखिए। तो क्या बोलता है, स्ट्रीम बी इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 25 मीटर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अनदर स्ट्रीम सी फ्लोइंग एट 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ज्वाइन सेट। ओके, तो ज्वाइन करा दिया। ये था तुम्हारा बी वाला स्ट्रीम, ये था तुम्हारा सी वाला स्ट्रीम, इट इज ज्वाइन। ज्वाइन कर लिया सी ने इसको, यहाँ पे इस पॉइंट पे ज्वाइन किया। तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पॉल्यूटेंट इन स्ट्रीम बी इज क्या है, 15, ठीक है। अगर हम इसको मानते हैं x1, इट इज 15, और ये मानते हैं q1, ठीक है। बी का जो पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन x1 है और उसका जो डिस्चार्ज है दैट इज q1, ओके। एंड इन स्ट्रीम सी इज 50 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये 50 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ये x2 हुआ, ठीक है, और ये Q2 हुआ, Q1 X1, ठीक है, ये हुआ। द ट्रीटिंग X एज ए कंजर्वेटिव सब्सटेंस, अगर मैं एक X को कंजर्वेटिव सब्सटेंस की तरह ट्रीट करूंगा तो अपना क्या होगा, एज्यूमिंग द कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ दी टू स्ट्रीम्स, दो स्ट्रीम्स अच्छे से मिल गए हैं, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा वो पूछ रहा है। तो इसको अगर मैं X मान के चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x1 इंटू क्यू वन, x2 इंटू क्यू टू, फिर आपका q1 प्लस क्यू टू अपॉन में करोगे, तो आपका आंसर बन के आ जाएगा। ये 25 इंटू 15 हुआ, 375 आया। यहाँ पे 10 इंटू 500
50 500 आ गया, ठीक है, अपॉन 35, जिसके आंसर बन के आई 875 अपॉन 35 मिलीग्राम पर लीटर, जिसका आंसर फाइनल आंसर है 25 मिलीग्राम पर लीटर। दिस वाज द आंसर। ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, but still you know the formula, otherwise you will getting confused in the exam and you will do the mistakes। okay, सो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें कोई भी अगर डाउट्स है आपको क्वेश्चंस में, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको जल्द से जल्द आप उसको कोशिश करें कि उसको पूछने की। ओके, और हमारे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमएससी एग्जाम्स दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल साइंस। सो यू गाइस कैन जॉइन आवर रेगुलर कोर्सेस एंड जेएनयू के एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, आपके बीयूटी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस स्ट्रीम से होने वाले हैं, तो वो सब नजदीक नजदीक आने वाले हैं। तो आपको अगेन वी विल से दैट यू शुड जॉइन आवर रेगुलर क्लासेस एंड गो थ्रू योर प्रिपरेशन वेरी 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 इजीली, सो दैट आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपके टेस्ट सीरीज वगैरह हो, और आपको अच्छे से एग्जाम देने में मजा भी आए। ठीक है, तो इसके साथ हम इस लेक्चर को आज फिनिश करते हैं। हैव ए नाइस डे।